एपिसोड की शुरुआत में फैंग को मारने के लिए गोरिल्ला गार्ड उसके पीछे में आ चुका है और फैंग मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे अंदाजा है गोरिल्ला गार्ड उसके पीछे में है। लेकिन लेडी चौंक कर बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ, क्योंकि गोरिल्ला गार्ड फैंग के ऊपर में अटैक ना करते हुए शायद किसी प्रकार का डांस स्टेप को कर रहा है मजबूरी में। और फैंग के चेहरे पर अभी भी स्माइल है। वो बोलता है, अंकल मुझे बताइए क्या आप इस प्लेस के हेड हैं? ओल्ड मैन के पसीने छूट जाते हैं। वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुमने इसके साथ में क्या हुआ और यहाँ पर हो क्या रहा है? फैंग कहता है, अगर तुम्हें सच में जानना है तो मेरे साथ में आओ और इसके जैसे मेरे एक सोल्जर बन जा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके साथ में क्या हुआ है। फैंग इन सारे लोगों को देखते हुए कहता है कि अब समय हो गया है तुम लोगों के सोल को लेने का। और जैसे ही वो अपनी एबिलिटी को यूज करता है इन सारे लोगों की आंखें हमें ऐसी लगती है जैसे कि ये जिंदा होकर भी बेजान है। इन सारे लोगों की बॉडी से पिंक कलर की एनर्जी निकल रही है जो इस बात का प्रूफ है कि हमारे फैंग ने इन सारे लोगों के सोल को अब चुरा लिया है। और वो कहता है अब से ये जगह मुझे बिलोंग करती है, यानी कि ये फैंग को अब से ये किसी भी अलायंस का कोई भी पार्ट नहीं है। मैं तुम लोगों को ये परमिशन देता हूँ कि जो भी इस जगह पर कदम रखने की कोशिश करेगा तुम लोग उन्हें जान से मार सकते हो। सारे लोग अपने घुटनों पर आकर बोलते हैं कि ठीक है सर, हम समझ गए। फैंग फोन लगाकर किसी से बात करते हुए कहता है कि मेरे प्यारे से मोटू, ये रेड डायमंड नाइट क्लब अब से तेरे नाम पर हो गया है। मुझे पूछना मत कि ऐसा मैंने क्यों किया है, बस जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करता जा। मिस्किन, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ करना इतना ज्यादा हार्ड नहीं था? किन कहती है कि फैंग तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, ये मत भूलो कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। फैंग हंसते हुए कहता है, क्या सच में? क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम अब मेरे साथ पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहती? अरे ये तो बहुत ही दुख की बात है, अब मुझे तुम लोगों को भी निपटाना पड़ेगा। किन कहती है, ठीक है तुम जीत गए, इस बार के लिए मैं तुम्हारे इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। फैंग कहता है, तो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई थी? किन कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं बाई को अपने जगह पर तुम्हारे साथ लगा दूं। अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो बेस से कांटेक्ट करके ये तुम्हारी मदद करवा देगी। फैंग किन के नजदीक जाकर कहता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही किसी से भी मदद नहीं लेता। और किन तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है। ये सब कुछ देखकर पीछे से बाय भी ब्लश कर रही है और वो सीधा किन के पास में जाकर उसे दूर करते हुए बोलती है कि फैंग बास्टर्ड, तुम आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फैंग कहता है, तो अगर मैं ऐसा कर भी रहा हूं तो तुम क्या ही कर लोगी? और किन अपने मन में बोलती है, इसके साथ काम जितना जल्दी खत्म हो जाए ना उतना ही मेरे लिए अच्छा है। सारी चीजें थोड़ी देर के लिए शांत हो चुकी है। किन कहती है कि मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ जितना मैं जानती हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम बाई के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना क्योंकि वो एक न्यूबी है। फैंग कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बातें समझ गया, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। फैंग ने किन की बात काटी थी इसलिए वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है, लेकिन हमारी बाई कहने लगती है कि मिस किन आप प्लीज आगे की बातों को एक्सप्लेन कीजिए। किन कहती है, वैंगी ऑफ द लीफ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं इसका साइज कितना बड़ा है लेकिन ये बहुत बड़ा है। जियांग सिटी का ये डिपार्टमेंट जिसमें मैं काम कर रही हूँ ये हमारे बाकी सेक्शंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना ज्यादा पावर है कि ये पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है अपने शब्दों से। यार साथ ही इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी है, जिससे ये बात तो कंफर्म है कि इनमें आपसी मतभेद होता रहता है। हर कोई अपने मेथड्स को यूज करता है जो उन्हें सही लगता है और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इस ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बड़ा है। फैंग पूछता है, तो गोस्ट क्लैन क्या इसी का पार्ट है? तो क्या तुम मेरी मदद करोगी इस क्लैन के डायरेक्टर को मुझसे मिलने के लिए? किन चिल्लाती हुई बोलती है कि आखिर तुम इतने बड़े ट्रबल मेकर क्यों हो? ये लास्ट टाइम है जो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसके बाद मुझे ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और फोन लगाते हुए बोलती है, जून मैं माफी चाहती हूँ तुम्हें परेशान करने के लिए, अगर पॉसिबल होगा तो क्या तुम रेड डायमंड नाइट क्लब में आ सकती हो कुछ मिनट के लिए? बेचारा फैंग पूरा कंफ्यूज, क्या सचमुच में वो उसी लड़की से बातें कर रहा है जिससे वो रात के समय में मिला था? पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी हमारा जो सीन रहता है वो किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट होता है जहां पर कुछ लोग इस कंटेनर के ऊपर में निगरानी कर रहे हैं। और साइड में हमें एक परछाई भी दिखाई देती है जो इस गार्ड की निगरानी कर रहा है। और अचानक से हमें एक स्ट्रिंग दिखाई देता है जो इस गार्ड के गले में आ चुका है। गार्ड तो चौंक जाता है और वो बंदा इस स्ट्रिंग को खींचकर उस गार्ड का गला को घोटने लगता है। जैसे ही ये बंदा स्ट्रिंग को जोर से खींचता है गार्ड का सर धड़ से अलग हो जाता है। हंसते हुए ये आदमी कहता है, बाहर का गेट क्लियर हो चुका है, गोस्ट क्लैन के पास अब कोई भी डिफेंस नहीं है। मास्टर क्या आपको मेरी बातें सुनाई दी? और ये बंदा अपने साथियों को तैयार करके कहता है कि चलो अब धावा बोलने का समय हो गया। सारे लोग एक साथ कहते हैं कि ठीक है सर, हम समझ गए। इस जगह पे घमासान फाइट शुरू हो गया है, पता नहीं कौन किसके साइड में है, लेकिन ये सारे लोग मिलकर अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरीके से जान से मार रहे हैं। और ये लीडर कहने लगता है अपने हाथ से सबको जान से मारने का इशारा करते हुए कि मैं आशा रखता हूं कि आज रात के बाद गोस्ट क्लैन इस वर्ल्ड से ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये सब कुछ काम खत्म करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है गी फैंग, तुम बस इंतजार करो, हम तुम्हें बहुत जल्द खत्म कर देंगे। सीन फैंग बाय और जून की तरफ दिखाया जाता है। जून बताती है, मेरे किंग आखिर आप मुझे इतने बेसब्री से क्यों मिलना चाहते थे? फैंग कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे बातें छुपाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे इस
गोस्ट क्लैन का नेक्स्ट क्या प्लान है। बाय कहती है कि जून तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती है तो तुम आखिर उसे बताने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो। फैंग कहता है अगर तुम डिमोनिक प्लेनेट से रिलेट करती हो तो तुम्हें मुझे सारी बातें बतानी होगी। जून मुस्कुराते हुए फैंग को देखती है और अपने सर को ऊपर करके कहती है कि मेरे किंग, आपको सारी चीजें आपके हाथ के अंडर में चाहिए। फैंग कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो डिमोनिक प्लेनेट कैसे सरवाइव करेगा। जून कहती है कि वो आप ही थे जिन्होंने हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखने के लिए कहा था, लेकिन आप इतना ही इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। फैंग के सामने अपने घुटनों पर आकर बोलती है कि मैं आपके रॉयल्टी सबऑर्डिनेट टीम की एक पार्ट थी। फैंग कंफ्यूज होकर बोलता है तुम अपना नाम मुझे बताओ। जून बताती है मैं रॉयल गार्ड टोंग जून हूँ। फैंग अपने फ्लैशबैक में आता है जहाँ एक लड़की अपने हाथों में स्वॉर्ड लेकर फाइट कर रही है। फैंग बोलता है अच्छा तो वो तुम हो। बेचारी बाय कंफ्यूज अपने मन में कहती है क्या ये लोग किसी प्रकार का कोई कॉस्प्ले कर रहे हैं। जून का फोन रिंग करता है, वो हड़बड़ाती हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। सीन एक दूसरे बंदे की तरफ दिखाया जाता है जो है क्रिमिनल क्लैंस लुओ चैन। वो कहता है ये रात तो बहुत ही ज्यादा बकवास है। चैन के साइड वाला बंदा कहता है चीफ मैन क्रिमिनल, बाकी के चीफ्स ने फाइट को संभाल लिया है और गोस्ट क्लैन के एक्सपर्ट्स यहाँ हमें आसपास में दिखाई नहीं दे रहे। चैन कहता है क्लैन का लार्ज मैनेजमेंट है, अगर 3 क्रिमिनल और 5 इंस्पेक्टर एक साथ मिलकर एक्शन लेंगे तो गोस्ट क्लैन का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। ये गेम अब मुझे काफी पसंद आने लगा है। ये है 5 इंस्पेक्टर क्लैन जहाँ सेंटर वाला ओल्ड मैन कहता है कि मैन क्रिमिनल हम लोगों ने पूरी जगह को ऊपर से नीचे तक खंगाल लिया, लेकिन फिर भी हमें गोस्ट क्लैन के 2 ब्लडी इंस्पेक्टर्स को ढूंढना ही होगा। चेन कहता है कि तुम लोग इस चीज के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम लोगों को क्या मालूम भी है कि अगर वो 2 ब्लडी इंस्पेक्टर्स यहाँ पर होते तो तुम 5 इंस्पेक्टर्स का अब तक वो लोग खात्मा कर चुके होते। ओल्ड मैन के साइड वाला बंदा कहता है कि ये सारी बातों को बोलकर क्या तुम हम पांचों के साथ में फाइट करना चाहते हो। रिलैक्स चेन कहता है कि आखिर तुम 5 कितने ही ज्यादा स्केरी हो सकते हो, तो आ जाओ एक साथ में तुम सबसे निपट सकता हूँ। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होने ही वाला था, लेकिन इन्हें रोकते हुए कोई कहता है कि रुक जाओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो चैन। ये पता नहीं सफेद सा कोई आदमी है जो शक्तिमान की तरह गोल 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 घूम रहा है और ये सारे लोग उसे घूमता हुआ देख रहे हैं। फिर ये बंदा अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग आपस में ही कैसे फाइट कर सकते हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चैन तुम अपने नाइफ को अंदर रख लो। चैन के साथ में भी फाइट कर रहा हुआ बंदा इस दूसरे बंदे को ग्रीट करते हुए कहता है चीफ हुआ किंग। चैन कहता है कि अब जबकि चीफ हेवन क्रिमिनल ने बात कर ही दिया है तो आज के लिए मैं तुम पांचों की जिंदगी को बख्श दे रहा हूँ। ये बंदा गुस्से में आ जाता है क्योंकि चैन इसे बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं समझता। ये मम्मी टाइप का वाला बंदा इस बंदे को रोकने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हुआ मुड़कर कहता है कि अगर तुम अब भी ट्रबल क्रिएट करना चाहते हो तो मैं भी इसमें ज्वाइन कर लेता हूँ। हुआ की बातों को सुनकर चैन नाइफ फेंक देता है जैसे कि इससे ज्यादा इनोसेंट इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और कहता है कि मैं कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगा। हुआ इस बात को सुनकर हंसने लगता है। और 1 मिनट, क्या ये अपने बॉडी में बेडशीट को लपेट कर आया है? लगता है इसके लीडरों ने इसे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। और वो कहता है तुम सभी जाकर चीफ अर्थ क्रिमिनल की मदद करो क्योंकि उसका सामना जून के साथ होने वाला है, हमें हर हालत में उसे ठिकाने लगाना होगा। सारे लोग खुश होते हुए बोलते हैं ठीक है सर, हम आपकी बातों को समझ गए। और पीछे से हुआ बोलता है इस बात को श्योर करना तुम्हारा ये काम अच्छे से खत्म हो। चैन तुम मेरे साथ में चलो, हमें हेवन और अर्थ इंस्पेक्टर ट्विंस को ढूंढना है, उनके हर एक एक्शन को हमें रोकना होगा। सीन एक ब्रिज की तरफ दिखाया जाता है जहाँ ट्रैफिक जाम है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। फैंग कहता है जून क्या सचमुच में तुमने मुझे सही डायरेक्शन बताया है, क्या ये सच में फास्टेस्ट रोड है? लेकिन यहाँ सामने में तो ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है। जून सामने देखते हुए बोलती है कि चीफ नेविगेटर ने तो यही बताया था कि यही रोड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। फैंग मुस्कुराकर गाड़ी को मोड़ते हुए बोलता है तो ठीक है, अपने सीट बेल्ट को अच्छी तरीके से लगा लो, मैं तुम लोगों को सबसे फास्टर रूट पर ले जाता हूँ। गाड़ी तो हिलने डुलने लगता है। पीछे से बाय चिल्लाती हुई बोलती है कि फैंग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? फैंग जिस तरीके से गाड़ी को मोड़कर यहाँ लाया है वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। बाय तो अभी बहुत ज्यादा घबराती हुए चिल्ला रही है। अब ये लोग इस रोड पर पहुंच चुके हैं जहां पर गाड़ियों की संख्या बहुत ही कम है। जून हंसते हुए कहती है जैसा मैंने अपने डीमन एम्परर से एक्सपेक्ट किया था, इस रास्ते में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। बाय की हालत खराब हो गई है। वो बोलती है कि तुम लोग सचमुच में हेल से आए हो, ये सच में बहुत ही ज्यादा भयानक था, मैं बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती ये सब कुछ दोबारा। फैंग मुड़कर कहता है कि अब जबकि तुम इस बिजारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनी ही चुकी हो तो क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ डीमन एम्परर हूँ? जून फैंग को देखने लगती है यार, तभी गाड़ी के ऊपर में एक आवाज करती है, यानी कि कोई इनके गाड़ी के ऊपर में अटैक कर रहा है। और गाड़ी के ऊपर हमें एक बड़े ही खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है जो जून की दुश्मन है। जून उसे देखने के बाद खुश होकर बोलती है कि बॉस जल्दी से कार के डोर को ओपन कीजिए, मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। फैंग मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। अब जून भी कार के ऊपर में आ जाती है इस लड़की का सामना करने
करने के लिए वो बोलती है कि चीफ आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे आसानी से हैंडल कर लूंगी। जून सामने के तरफ में इस लेडी को देखती है। ये लेडी काफी ज्यादा एलिगेंट नजर आ रही है। वो मुस्कुराते हुए जून को देख रही है और आगे की तरफ में बढ़ती है और जून मुस्कुराकर बोलती है ये तो तुम हो। लेडी कहती है तो इसमें क्या आपको लगता है ओल्डर सिस्टर कि मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती? जून तेजी से जाकर लेडी के ऊपर अपने पैरों से अटैक करते हुए बोलती है कि मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करो, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। लेडी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का शो ऑफ करते हुए इस अटैक से अपने आप को झुककर बचा लेती है और काउंटर अटैक करते हुए बोलती है कि ये तो तुम्हारे खुद के स्किल पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे इंटरफेयर करने दोगी या नहीं। लेडी का किक जून के कपड़ों पर लग जाता है जिस वजह से उसका कपड़ा बहुत बुरी तरीके से फट जाता है। जून तो चौंक जाती है कि आखिर उसका अटैक नहीं लगा लेकिन लेडी का अटैक उसे लग चुका है। फिर भी मुस्कुराते हुए जून दोबारा से फाइट के लिए तैयार हो गई है। फिर वो अपने फिस्ट से अटैक करती है। लेडी अपने हाथों को आगे करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। ये दोनों चलती गाड़ी में फाइट कर रहे हैं। बहुत ही कमाल का सीन। जून साइड की तरफ से अटैक करने के लिए जाते हुए कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए स्पेशली तैयार करके लाए हूं और वो भी लड़की के ऊपर में अटैक करती है। उसके कपड़े भी फट जाते हैं। सेंसर लग चुका है ब्रो, इसलिए कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन लेडी भी खुश हो जाती है कंफ्यूज होकर कि उसके ऊपर में काउंटर अटैक जून ने कर दिया है और फिर वो अपने चेस्ट को पकड़े हुए कहती है कि कमीनी, मेरे ख्याल से मैं अकेले ही तेरे चमड़ी को उधेड़ने के लिए काफी नहीं हूं, मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। बैकअप के तौर पर मम्मी मैन अपने हाथों में बहुत बड़े पत्थर को उठाए हुए कहता है कि मैंने उन्हें देख लिया, चलो अब तैयार हो जाओ। और उसके साथ में वो बंदा भी है जो चैन से फाइट कर रहा था। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। गाड़ी के ऊपर में लेडी और जून दोनों ही एक दूसरे के से घमासान फाइट कर रही है। सामने से अटैक होता हुआ देखकर फैंग बहुत बुरी तरीके से चौंकता है और कंफ्यूज होकर जून भी साइड में मुड़कर देखती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और सामने में एक बड़ा सा चट्टान कार के जस्ट बाजू में गिरता है। दोनों लेडीज उस कार के ऊपर से जंप कर देती है अपनी जान बचाने के लिए। गाड़ी के अंदर में मौजूद है हमारा फैंग और बाय, पता नहीं उन्हें कोई इंजरी हुआ भी है या नहीं। इंस्पेक्टर 2 कहता है कि इस बार हमारे हाथों में बड़ी मछली लग चुकी है। सही सलामत कार से बाहर निकलती हुए फैंग मुस्कुरा कर कहता है यहाँ पर तो कुछ एक्स्ट्रा लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या तुम लोग यहाँ पर किसी को ग्रीट करने के लिए आए हो? लेडी भी हंसते हुए कहती है कि आज वो दिन है जहाँ पर तुम मरने वाले हो। फैंग डेविलिश स्माइल करते हुए बोलता है कि ओह ये तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझे कैसे मारने वाली हो, तो चलो ट्राई करके देख लो। सुनसान रास्ता, कोई भी चहल पहल नहीं, फाइट करने के लिए सबसे बेस्ट जगह, यहाँ पर तुम खुल के फाइट कर सकते हो। जून फैंग के नजदीक जाकर उसे डिटेल में बहुत सारी बातें बताती है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि इन सब का रैंक डी से ऊपर का है यार। सारे के सारे कॉम्बैट एबिलिटी में मास्टरी हासिल करके रखे हैं। फैंग कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के लाइफ फोर्स से बहुत ज्यादा प्यार है, आज मुझे अच्छा खाना मिलने वाला है। लेकिन जून फैंग के सामने जाकर बोलती है मेरे लॉर्ड आप मिस बाय को लेकर इस जगह पर से चले जाइए, इन सारे लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फैंग तो चौंक जाता है क्योंकि उसका खाना ये छीनने की कोशिश कर रही है जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जून अकेले ही जाकर इन सारे 5 इंस्पेक्टर से फाइट करने लगती है जो बहुत ही घमासान फाइट है। और पीछे के तरफ में हमारी बाय गाड़ी के अंदर में बैठकर ये सब कुछ देख रही है, उसके मुंह खुले हो चुके हैं। और फैंग अपने मन में बोलता है कि ये सचमुच बहुत बड़े प्रॉब्लम वाली बात है। फैंग कार के विंडो को नॉक करते हुए बोलता है कि यहीं पर तुम छुपे रहना और सावधान रहना, किसी के नजर में मत आना। बाय कहती है ठीक है गुड लक, तुम लोगों के ऊपर में मुझे पूरा यकीन है, तुम लोग आराम से जीत जाओगे। इतने सारे लोगों से एक साथ सामना करना जून के लिए भी इम्पॉसिबल है। वो पीछे के तरफ में आ चुकी है और स्ट्रगल करते हुए बोलने लगती है आखिर मेरे होते हुए मेरे लॉर्ड फाइट कैसे करेंगे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। फैंग कहता है इन सारे लोगों को मेरे ऊपर में छोड़ दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जून खुश होकर अपने मन में बोलती है जैसा कि मैंने अपने डिमोनिक एम्परर से एक्सपेक्ट किया था जिन्होंने हेवन और अर्थ के लोगों से सालों तक फाइट किया था। और फैंग से कहती है ठीक है जैसा आप कहें। लेडी अचानक से सामने देखकर चौंक जाते हैं, उसके फेस का कलर ही चेंज हो चुका है क्योंकि जून उसके ऊपर में अटैक करते हुए बोलती है कि अगर तुम मेरे लॉर्ड से फाइट करना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। और लेडी उसके अटैक को रोकते हुए बोलती है कि कमी नहीं, तू कितनी ज्यादा चिपकू है, मैं तुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तू बार बार मेरे ही पास आ जाती है। फैंग बाकी के लोगों को आने के लिए इशारा करते हुए बोलता है कि चलो अब समय हो गया है कि तुम सबको एक ही बार में हैंडल कर दिया जाए, तो एक एक करके कोई भी नहीं आएगा, सारे सुअरों के झुंड के समान एक ही बार में अटैक करना क्योंकि मैं एक ही बार में तुम सबको निपटाऊंगा। पांचों इंस्पेक्टर एक ही बार में जंप करके फैंग के ऊपर में अटैक करते हुए बोलते हैं ठीक है तेरी इस इच्छा को हम जरूर पूरी करेंगे। फैंग का स्पीड बीस्ट लियोन भी आ चुका है, दोनों की आंखें ब्लैक रेड है, बहुत ही कमाल का सीन एक ही फ्रेम में। स्पिरिट बीस्ट एक जबरदस्त रॉर करता है जिस अटैक की वजह से ये सारे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और जमीन में पुट पाट धड़ाम से गिरते हैं। लेकिन इन सारे लोगों का एक साथी उठकर बोलता है क्या तुम सारे लोग ठीक हो? लेकिन ये क्या, फैंग ने तो इसके ऊपर में भी अटैक कर दिया है। ये बंदा अटैक को देखते हुए बोलता है आखिर ये गोस्ट लियोन कहां पर से आ गया यार, ये कैसे हो सकता है कि इसके रॉर का डैमेज ही इतना बड़ा हो। लेकिन फैंग ने इस बंदे के ऊपर में भी अटैक कर दिया है, इस बंदे की हालत भी बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई है। दोबारा से ये सारे लोग उठकर फैंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तू हम लोगों को कमजोर
समझने की गलती मत करना, हम आज तेरा खात्मा कर कर ही रहेंगे यार। फैंग तो पूरी तरीके से तैयार है इन सब का सामना करने के लिए। जैसे ही वो अटैक करने के लिए नजदीक पहुंचते हैं, फैंग अपना एक स्लैश राउंड घुमा देता है यार। सारे के सारे लोग उस अटैक के चपेट में आ जाते हैं और भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं यार, जमीन पर गिरते हैं यार। फैंग बोलता है कि तुम लोग अभी बहुत ही ज्यादा वीक हो, तो थोड़ा सा दुद्धू पानी पी कर आओ, क्योंकि इतने ताकत से तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे यार। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो कि लेडी के साथ में घमासान फाइट कर रही है यार। गुस्से भरी निगाह से लेडी को देखती है। लेडी मुस्कुराती हुई जून से कहती है कि गोस्ट क्लैन की मिस जून से मैं इससे कम की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, आप सचमुच में काफी पावरफुल हैं। जून कहती है कि तुम्हारे यूनियन ने सारे कॉम्बैट को रुकवा दिया और उसके बाद हम लोगों की पीठ के पीछे में एक एम्ब्यूज भी सेट किया, यहाँ तक कि अपने बेस्ट सोल्जर्स को भेजकर हमारे ऊपर अटैक भी करवा रहे हो। एग्जैक्टली तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? अगर मेरे सामने में तुमने सारी बातें नहीं उगली तो मैं तुम्हें इतने बुरी तरीके से मारूंगी कि वो अपने आप ही बाहर आ जाएगी। दूसरी तरफ फैंग जो इन 5 इंस्पेक्टर को धराशायी कर चुका है, सभी अपने घुटनों पर है, कोई तो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है और फैंग इन सब की हालतों को देख रहा है। और लेडी मुस्कुराती हुई बोलती है तुम्हारे गोस्ट क्लैन के 2 बुढ़े यहाँ पर नहीं है, मैं तो बस तुम्हें भटकाने के लिए यहाँ आई थी, हमारा मेन गोल तो ये फैंग है। इतने लंबे समय तक प्रैक्टिस करने के बाद भी ये 5 प्रोग्रेस नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से बिग सिस्टर यानी कि मुझे ही अब सारे काम को अपने हाथ पर लेना होगा। और पागलों की तरह हंसते हुए अपने पास से एक क्रिस्टल निकालती है जो चमकने लगता है और कहती है कि चलो अपने लॉर्ड को अब गुड बाय कह दो। जून ये देखकर कि बहुत बड़ा अटैक ये लेडी करने वाली है, वो बहुत बुरी तरीके से चौंक जाती है यार। फैंग को बचाने के लिए तेजी से मुड़कर आगे भागने लगती है और पीछे की तरफ से लेडी बहुत ही पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगती है अलायंस इसे हर हालत में मारना चाहता है तो ये एस्केप करके कहीं नहीं जा पाएगा। अचानक से लेडी के साथी खड़े हो जाते हैं, उनके बॉडी पर से पिंक कलर की एनर्जी निकलने लगती है। फैंग देखते हुए बोलता है जून ये मेरा कमांड है, तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं आओगी। जून के मुंह से खून निकलने लगता है। वो फैंग से कहती है कि मेरे लॉर्ड मैं माफी चाहती हूँ, आप हमारे डिमोनिक प्लेनेट के होप हैं, फ्यूचर जनरेशन को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जून तेजी से आगे बढ़ती हुई कहती है कि अगर आप नहीं होते तो मैं इस जगह पर खड़ी नहीं होती। और वो बहुत ही तेजी से फैंग को बचाने के लिए आगे की तरफ में बढ़ रही है। मम्मी मैन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है और पीछे की तरफ से जून बोलती है कि मेरे लॉर्ड आप प्लीज इस जगह को छोड़कर चले जाइए। मम्मी मैन जैसे ही फैंग के नजदीक पहुंचता है, जून भी नजदीक आ चुकी है। फैंग अपने सेथ वेपन को निकालते हुए कहता है लगता है इन कचरों के कूड़ों ने असुरा मास्क को यूज करने का तरीका ढूंढ लिया है। फैंग इन सारे लोगों के ऊपर में अपने सेथ वेपन से अटैक कर देता है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर जैसे ही वो पीछे देखता है, ओल्ड मैन जून के ऊपर में अटैक करता है। जून नीचे झुककर उस अटैक से अपने आप को बचा लेती है और काउंटर अटैक के तौर पर वो अपने पंजे से ओल्ड मैन के ऊपर में अटैक करते हुए बोलती है क्या तुम्हें सच में लगा था कि इस अटैक से तुम मुझे डिफीट कर पाओगे? और पीछे की तरफ से हमारे फैंग ने भी अपने सेथ वेपन से ओल्ड मैन के ऊपर में अटैक कर दिया है। ओल्ड मैन तो चौंक जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने माइंड कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है और एक जोरदार अटैक के साथ ओल्ड मैन को 2 हिस्सों में काटकर उसका यहीं पर खात्मा कर देता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि लड़की तुमने मुझे ऑलमोस्ट हिट कर ही दिया था। जून हंसते हुए बोलती है कि मेरे लॉर्ड क्या आप ठीक हैं? फैंग कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्या तुम नहीं जानती कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ? जून फैंग की तरफ बढ़ती हुए बोलती है कि लॉर्ड अपने पीछे देखिए। फैंग के पीछे से 2 चीफ अटैक करने के लिए आ चुके हैं, लेकिन फैंग के चेहरे को देखकर लगता है कि उसे अच्छे से अंदाजा था कि वो लोग इस वक्त उसके ऊपर में अटैक करेंगे। लेकिन हमारी जून फैंग को साइड में कर देती है ढकेलते हुए और उन लोगों के सामने में जाती है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में जून को देखने लगते हैं और फैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि जून तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक बहुत ही जबरदस्त और भयानक सा हम लोगों को अटैक होता है इस जगह पर दिखाई देता है। सारी जगहों पर तबाही तबाही मच चुकी है, धूल ही धूल उड़ने लगते हैं। फैंग अपनी आंखों को कवर कर लेता है क्योंकि धूल उसकी आंखों में भी जा सकता है, लेकिन तभी फैंग के पीछे से किसी ने अटैक कर दिया है। फैंग के मुंह से खून निकलने लगता है और ये अटैक करने वाली थी लेडी, जिसने छुपते छुपाते हुए फैंग के सीने पर खंजर भोंक दिया है। वो कहती है लॉर्ड डेविल एम्पर आप अपने हेल में वापस चले जाइए। फैंग अपने सीने में खंजर को देखते हुए गुस्से में कहता है क्या तुम मौत की तलाश में मेरे पास आई हो? और अपने हाथों से खंजर को पकड़ लेता है। पेन उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेडी फैंग से थोड़ा दूर जाते हुए हंसकर कहने लगती है कि फैंग क्या तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? तुम हमारे क्लैन के अगेंस्ट गए थे, नेक्स्ट लाइफ में जाकर इसका रिग्रेट करना। फैंग कुछ भी नहीं बोलता, उसके सीने और मुंह से खून निकल रहा है, बहुत ज्यादा पेन में है, लेकिन साइड की नजरों से पीछे देखते हुए गुस्से में बोलता है डिमोनिक स्लेइंग टेक्निक ब्लड फ्यूरी। फैंग के बॉडी पर से ब्लड का है या फिर एनर्जी का है नहीं पता, लेकिन स्कल टाइप दिखने वाले कुछ चीजें बाहर की तरफ आ चुके हैं। वो तेजी की रफ्तार से लेडी का पीछा करने लगते हैं और उसके नजदीक भी पहुंच चुके हैं। लेडी तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अचानक से फैंग ने उसके ऊपर में ये कैसा अटैक कर दिया है। वो अटैक से अपने आप को बचाते हुए कहती है कि दूर हट जाओ मुझसे, मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करो। और मुस्कुराते हुए कहती है तो तुम अब अपने ट्रिक्स को मेरे ऊपर इस्तेमाल करोगे।
लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, तो मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। दोबारा अटैक करने के लिए लेडी तैयार हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और मूव ले पाती, फैंग ने अपना नेक्स्ट मूव ले लिया है। लेडी तो बहुत बुरी तरीके से चौंक जाती है क्योंकि स्ट्रिंग जैसे दिखने वाले रेड ब्लैक एनर्जी लेडी के चारों तरफ आ चुके हैं। फैंग ने लेडी को अपने रेड ब्लैक एनर्जी से बांध दिया है। लेडी कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रही है और फैंग हंसते हुए कहता है, तुम एक बार ट्राई कर सकती हो मुझसे बचने की, लेकिन बचकर तुम कहीं भी नहीं जा पाओगी। और अपने सीने पर लगे खंजर को बाहर की तरफ निकाल देता है एक सीरियस लुक में देखते हुए, और एक झटके में ही उस खंजर को चकनाचूर कर देता है। ब्लू ब्लैक एनर्जी लेडी को चारों तरफ से घेरने लगता है। लेडी परेशान हो चुकी है, पसीने में भीगते हुए बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो, क्योंकि धीरे धीरे ये ब्लू ब्लैक एनर्जी उसे अपने चपेटे में लेने लगा है। और हमें एक बहुत ही बड़ा ब्लू ब्लैक कलर का एनर्जी बॉल दिखाई देता है जिसके अंदर में लेडी कैद है। फैंग जून की तरफ जाता है जो जमीन पर अधमरी सी हालत में पड़ी हुई है। उसके कपड़े फट चुके हैं, बेचारी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जून के बिना कपड़ों के बॉडी को फैंग अपने हाथों से उठा लेता है और उसे देखते हुए बोलता है कि तुम सचमुच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। बाएं हाथों में कपड़ा लेकर भागते हुए फैंग और जून के पास जाते हुए बोलती है कि फैंग क्या जून ठीक है, लेकिन जून तो अनकॉन्शियस दिखाई दे रही है। फैंग बोलता है कि वो अभी के लिए अनस्टेबल है, लेकिन हमें आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढना होगा। बाय कहती है, तो आखिर उस लेडी का क्या जो तुम्हारे ऊपर में अटैक कर रही थी? फैंग कहता है उसका पूरा बॉडी और स्पिरिट डिसॉल्व हो जाएगा और वो सिर्फ एक ब्लड स्लेव बनकर रह जाएगी अपनी पूरी जिंदगी के लिए। उस लेडी को मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने का भुगतान तो करना ही होगा। बाय अपने मन में कहती है, सचमुच में ये आदमी सीधा हेल से आया है। अच्छी बात यह है कि मेरे साथ इसका कोई भी दुश्मनी नहीं है, जिस वजह से मैं बच गई। जून को देखते हुए फैंग अपने मन में कहता है कि मैंने उसके सोल को स्टेबलाइज तो कर दिया है, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी इंजरीज को रिकवर करना। असुरा सोल्जर्स की एनर्जी इसके बॉडी के अंदर जा चुकी है, जिसे ट्रीट करने में थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। फिर बाय से कहता है कि तुम थोड़ी देर दूर जाओ क्योंकि मुझे इसकी जान बचानी है। बाय कंफ्यूज होकर पूछती है कि आखिर मुझे यहाँ से क्यों जाना होगा। जून के ऊपर से कपड़ा हटाते हुए बताता है कि मैं अपनी एनर्जी को इसके ऊपर इंजेक्ट करके ही इसे बचा सकता हूँ। और अनकॉन्शियस जून से कहता है कि तुम इन सारी चीजों के लिए मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब कार बहुत जोर जोर से हिलने लगता है क्योंकि फैंग ने अपना कार्यक्रम अंदर में शुरू कर दिया है जून के साथ। और तुम सबको मालूम है कि फैंग जून के साथ में क्या कर रहा है। और बाय देख रही है उस गोले को जो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा ग्लो करने लगा है, और वो बोलती है कि आखिर ये बॉल थोड़ा सा डिफरेंट क्यों लग रहा है। इस एनर्जी बॉल के नजदीक जाते हुए कहती है, चलो पास में जाकर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन सा केमिकल रिएक्शन चल रहा है। अचानक से ब्लैक व्हाइट फेस वाले बंदे बाय के पीछे में आ चुके हैं और बाय को ना देखते हुए वो कार के तरफ में देख रहे हैं, लेकिन बाय उस एनर्जी गोले को देखते हुए बोलती है कि वाह ये तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ब्लैक व्हाइट फेस वाले बंदे पीछे के तरफ से बाय से पूछते हैं, क्या तुमने मिस जून को देखा है? यार बाय थोड़ा सा घबरा कर पीछे मुड़ती हुई बोलती है, क्या वो तो कार के अंदर में है। ये दोनों बड़े तेजी से कार के तरफ बढ़ने लगते हैं। पीछे से बाय चौंक कर बोलती है कि रुको, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये दोनों तेजी से कार के तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके नजदीक पहुंच भी चुके हैं। और पीछे की तरफ से बाय चिल्लाती है फैंग का नाम। बाय की नजर जैसे ही गाड़ी पर पड़ती है जो बहुत बुरी तरीके से हिल रहा है, बाय को अंदाजा हो चुका है कि गाड़ी के अंदर में क्या चल रहा है। वो ब्लश करती हुए चिल्लाकर बोलती है कि तू सचमुच में बहुत बड़ा बास्टर्ड है। और तभी ये एनर्जी का बॉल भी पीछे से फट जाता है और बाय अभी भी चिल्लाते हुए बोल रही है कि तू सचमुच में बहुत बड़ा ठरकी है, तेरे से घटिया आदमी मैंने नहीं देखा, आखिर तू ये क्या कर रहा है वहां पे। लेडी एनर्जी के गोले से बाहर निकल जाती है। ब्लैक व्हाइट फेस वाले बंदे के सामने में पहुंच चुकी है। ये दोनों उस लेडी को ही देखने लगते हैं और अपना एक अटैक लेडी इन ब्लैक व्हाइट फेस वाले बंदों के ऊपर में करती है। और दोनों ही थोड़ा सा चौंक जाते हैं क्योंकि लेडी ने सरप्राइज अटैक कर दिया है। दोनों ही ब्लैक व्हाइट फेस वाले बंदे पीछे के तरफ में पहुंच जाते हैं क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इन ब्लैक व्हाइट फेस वाले बंदों को कमजोर समझने की गुस्ताखी कोई नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों ने काउंटर अटैक कर दिया है लेडी के ऊपर में, बहुत ही भयानक वाला। लेडी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, लेकिन वो पल भर में ही अपने आप को ठीक कर लेती है और स्माइल करते हुए इन दोनों को देखती है। दोनों ही ब्लैक व्हाइट फेस वाले बंदे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि इतना भारी भरकम अटैक करने के बावजूद भी लेडी स्माइल करती हुए इन दोनों को देख रही थी। लेडी ने अपना नेक्स्ट मूव ले लिया है। दोनों ही ब्लैक व्हाइट फेस वाले बंदे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर लेडी अब कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेने वाली है। लेडी पहुंच जाती है कार के पास में और कार के अंदर से आवाज आता है कि तुम्हें इतना रूड बिहेव करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक व्हाइट फेस मैन कार की तरफ ही अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। फैंग बिना कपड़ों के बाहर निकलते हुए बोलता है, तो क्या तुम ही दोनों हेवन एंड अर्थ ट्विन गोस्ट हो? बाय परेशान होकर अपने मन में कहती है, तो यही
यही है क्या गोस्ट क्लैन के सबसे पावरफुल बंदे? तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि ब्लड स्लेव ने इन दोनों को ही ब्लॉक कर दिया? फैंग इन दोनों को देखते हुए कहता है कि ये दोनों तो पपेट है, आखिर ये दोनों इतने रियल लोगों की तरह कैसे दिख सकते हैं? जून फैंग के शर्ट को पहनकर ब्लश करके निकलती हुई कहती है कि मास्टर अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। फैंग कहता है नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मैं अपने ब्लड स्लेव को भी तुम्हें देना चाहता था। बाय फैंग के पास जाते हुए कहती है कि फैंग आखिर तुम इस लेडी पपेट को जून को क्यों देना चाहते हो? ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फैंग हंसकर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, इन जैसे मैं और ज्यादा क्रिएट कर लूंगा बहुत जल्द। सीन बाय फैमिली की तरफ दिखाया जाता है जहां ग्रैंडपा किसी दूसरे बंदे के साथ में चाय पी रहे हैं। इसका नाम है लिन हाओ युआन, जो वांगहे ऑफ द लीफ ऑफ जियांग डोंग प्रोविंस का डिप्टी मिनिस्टर है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं बाय को आपके हाथों में सौंपता हूं, तो प्लीज आप उसका ध्यान रखिए। लिन कहता है कि आपको ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस टीम का भी पार्ट हूं, इसलिए अपनी पूरी एबिलिटी से मैं उसका ध्यान रखूंगा। तभी किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है। ग्रैंडफादर और लिन दोनों ही पीछे मुड़कर उसे देखने लगते हैं। यहाँ एक काली कार दिखाई देती है जो बड़े तेजी से बाय फैमिली के टेरिटरी में एंटर कर रही है। मिस्टर लिन बड़े ही ध्यान से चुपचाप होकर इन सारी चीजों को देख रहे हैं। गाड़ी का दरवाजा ओपन होता है। यहाँ हमें वो बंदा दिखाई देता है जो पहले के टाइम में अपने साथियों के साथ गोस्ट क्लैन के ऊपर में अटैक करने के लिए गया हुआ था। बाहर निकलते हुए वो बोलता है कि बताओ मुझे कि आखिर ये फैंग कहाँ पर है। लिन फ्रस्ट्रेटेड है लेकिन वो अपने चेहरे से दिखाना नहीं चाहता। मुस्कुराकर बोलता है कि काफी लंबा समय हो गया है लैंग फैमिली के फोर्थ सन से मिलकर, तो बताइए कि आप कैसे हैं। लैंग युआन के नजदीक जाकर बोलता है डेप्यूटी युआन, ये मैटर हमारे लैंग फैमिली और फैंग के बीच में है। वैंग ही ऑफ द लीफ के लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि आप लोग इस मैटर से दूर रहें। लेकिन युआन का चेहरा देखकर ऐसा लगता नहीं है कि लैंग की बातों से वो राजी है। ग्रैंडपा खड़े होकर बोलते हैं मास्टर लैंग, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं इस तरीके से हमारे गेट पे अपने गाड़ी को लाकर? लैंग गुस्से में अपने हाथ को ग्रैंडपा की तरफ बढ़ाने लगता है लेकिन मिस्टर युआन उसके हाथ को पकड़कर कोई भी मूव करने से रोक लेते हैं। लैंग थोड़ा सा चौंक जाता है कि आखिर युआन उन लोगों की इतनी मदद क्यों कर रहा है। युआन कहता है तो हम इतने दिनों के बाद में एक दूसरे को मिल रहे हैं और तुम इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लैंग का हाथ थोड़ा सा कांपता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि युआन कोई कमजोर आदमी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लैंग भी गुस्सा हो जाता है लेकिन गुस्से को ना दिखाकर स्माइल करते हुए बोलता है कि आपको नहीं लगता कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अब कुछ ज्यादा ही चीजों में इंटरफेयर कर रहा है? युआन कहता है अगर सिर्फ बात फैंग की होती तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन तुम इस बात को मत भूलो कि तुम बाय फैमिली की टेरिटरी पर खड़े हो। लैंग चिल्लाते हुए ग्रैंडपा से कहता है कि एल्डर बाय, आज डेप्यूटी युआन यहाँ पर है, इस वजह से मैं बाय फैमिली के साथ में कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन जब भी फैंग बाय फैमिली में वापस आएगा तब आप उसे मुझे ढूंढने के लिए भेज देना। युआन कहता है मिस्टर बाय, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ग्रैंडपा भी गुस्से में कहते हैं कि तुम अब कुछ ज्यादा ही चीजों को लंबा कर रहे हो। इस बात को मत भूलो कि फैंग मेरा सेवियर है, मैं उसे हर हालत में प्रोटेक्ट करूंगा और तुम इस बात को अच्छी तरीके से जान लो कि मैं उसका साथ नहीं छोड़ने वाला। लैंग कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपके फैमिली को 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिन के अंदर फैंग मुझे ढूंढता हुआ आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो मैं आपके बाय फैमिली को इस वर्ल्ड से ही डिसअपेयर कर दूंगा। और ये सारी बातों को बोलते हुए कार में बैठकर वो इस जगह पर से जाने लगता है। सीन फैंग के कार का दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग या घर के सामने में खड़ी है। अंदर हमें जून दिखाई देती है जो बड़े ही गहरी सोच में डूबी हुई है। दीवार पर टिका हुआ फैंग भी कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ है। सारे लोग अगर सोच में डूबे हुए हैं तो बात कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि मैं ही बात करूंगा। लेकिन साथ ही बाय को भी कुछ बात करना है। वो परेशान होकर बोलती है कि आखिर तुम दोनों ऐसे ही क्यों खड़े हो, कोई कुछ बात क्यों नहीं कर रहा? फैंग कहता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी बाय फैमिली को लैंग फैमिली ने टारगेट कर दिया है। मैं बस एक रास्ता ढूंढ रहा हूं जिससे मेरा नाम तुम्हारे फैमिली से हट जाए और तुम्हारे ऊपर में कोई भी मुसीबत ना आए। बाय चिल्लाकर बोलती है क्या वो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं? फैंग कहता है इस बात पे तो मैं पूरा श्योर हूँ। वो लोग फिगर आउट कर चुके हैं कि आखिर इस जियांग सिटी में मेरा कहां पर कनेक्शन है। ये फैमिली ने मुझे अब तक नोटिस नहीं किया है, इसलिए लैंग फैमिली उनके ओपिनियन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगी। तो लैंग फैमिली के पास में बचा है सिर्फ बाय फैमिली जो हमेशा से मेरी मदद करता आया है। बाय घबराकर फोन लगाते हुए बोलती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी ग्रैंडपा को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना होगा क्योंकि हमारे पास अभी इतना पावर नहीं है कि हम लैंग फैमिली का सामना कर सकें। जून फोन देकर हंसते
हंसते हुए बोलती है कि मिस बाय, आपके घर के गेट को तोड़ दिया गया है लैंग फैमिली के द्वारा और उन लोगों ने ग्रैंडफादर को धमकी भी दे दी है, लेकिन आपके ग्रैंडपा ने भी कहा है कि वो मास्टर फैंग को अबंडन नहीं करने वाले। बाय अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि आखिर आपको ये सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी ग्रैंडपा, आपका दिमाग का घास चरने गया था। फैंग भी कहने लगता है तो ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट प्लान के बारे में सोचना होगा, सारी चीजें तो अब सामने आ ही चुकी है। सबसे पहले तुम दोनों घर जाओगे, लिन फैंग, फी सियान और अंसी को सेव करोगे और मैं जाता हूँ वुल्फ के साथ कुछ अलग मैटर को सॉल्व करने के लिए। जून फैंग की परवाह करते हुए बोलती है कि लॉर्ड आपका क्या, आप क्या करने वाले हैं? फैंग मुस्कुराकर कहता है मैं अपने लिए कुछ और असिस्टेंट को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। काली अंधेरी चांदनी रात में एक बड़े से खूबसूरत बिल्डिंग के तरफ में सीन शिफ्ट होता है, जहां फैंग और वुल्फ दोनों ही एक बिजनेसमैन की तरह आगे की ओर एक सीरियस लुक में बढ़ रहे हैं। वुल्फ रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि हमें एक सप्ताह के लिए प्रेसिडेंशियल रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हम माफी चाहते हैं सर, हमने ऑलरेडी 2 प्रेसिडेंशियल रूम को बुक कर दिया है किसी और के लिए। फैंग एटीएम कार्ड निकाल कर देते हुए बोलता है तो प्लीज हम लोगों को उन्हें आउट करने में मदद कीजिए। रिसेप्शनिस्ट आगे बढ़ती हुई बोलती है कि आप प्लीज थोड़ा मेरा इंतजार कीजिए, मैं मैनेजर से जाकर बोलती हूँ कि आप लोगों के रूम को उनके साथ में चेंज कर दे। वुल्फ और फैंग दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि इन लोगों का पहला प्लान तो सक्सेस हो ही गया। होटल के कॉरिडोर में वुल्फ अकेले आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो एक डोर को क्रॉस करके आगे पहुंचता है, वो कहता है कि मास्टर आप अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि फैंग रेड डार्क एनर्जी में तब्दील होकर एक डोर के अंदर में एंटर करने वाला है। रूम के अंदर में एंटर करने के बाद लिन अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है, इसे कहते हैं डिमोनिक स्लेइंग टेक्निक, शैडो फॉर्जिंग। रूम के अंदर में एक बंदा दिखाया जाता है जो नाइट सूट पहनकर सोफे पर बैठा हुआ है। फैंग इस बंदे के पीछे में आ चुका है और ये बंदा बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है और तेजी से अपने हाथों में खंजर लिए हुए फैंग के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर तू अंदर कैसे आया? फैंग स्माइल करते हुए बोलता है कि अब ये सारी चीजें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब से तू मेरा ब्लड स्लेव बनने वाला है। फैंग ने अपने डिमोनिक स्लेइंग टेक्निक ब्लड फ्यूरी को इसके ऊपर में इस्तेमाल कर दिया है। इसके गले पर हमें कांटेदार स्पाइक्स नजर आते हैं जो कि किसी भी पल इसके ऊपर में अटैक कर देंगे। बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है और एक झटके में ही हमारे फैंग ने इसके गले को काट कर इसकी जान यहीं पर ले ली है। बेचारा दर्द में बहुत जोर से चीखता है और धीरे धीरे करते हुए इसकी आंखें बंद होने लगती है और हमारा फैंग बड़े ही ब्रूटल तरीके से इसे मार चुका है। और फिर हम देख पाते हैं कि चीजें थोड़ी देर के लिए शांत हो चुकी है और ये बंदा अब जो कि जिंदा था लेकिन फैंग के द्वारा मारा जा चुका है। फैंग उसे देखते हुए स्माइल कर बोलने लगता है कि अब के बार से तुम पूरे के पूरे मेरे हो चुके हो। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।